आपका एस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो हम लास्ट लेक्चर में, हमने कल के लेक्चर में क्या बात कर रहे थे, हम परमाणु मॉडल की, परमाणु सिद्धांत की। दो मॉडल तो मैंने आप लोगों को बता दिए थे भाई। दो मॉडल कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और एक थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट, जिसे पालम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जो कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। अब हम आज अगला स्टार्ट करते हैं, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रदरफोर्ड का सवर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड का सवर्ण पत्र प्रयोग, इसकी चर्चा करते हैं भाई। रदरफोर्ड का सवर्ण पत्र प्रयोग क्या होता है? तो एक अगला नया वैज्ञानिक है आपका रदरफोर्ड। इस रदरफोर्ड ने क्या कहा भाई, जब थॉमसन का परमाणु मॉडल गलत साबित हो गया, वो सभी परमाणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया, तो अगला वैज्ञानिक कौन है फिर? रदरफोर्ड। 1911 की बात है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की एक पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी ली है, तो इस पर क्या किया, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। किसकी करवाई? अल्फा कणों की। अब याद रखना भाई, ये अल्फा कण किसके थे, किस परमाणु के थे? तो याद रखना, हीलियम जो एटम है, हीलियम एटम इनके लिए थे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या करवाई? बमबारी करवाई। मैं जैसे एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को देखना आप। डायग्राम को देखना बेटा। अब ये क्या होगा आपका स्रोत, जहां से क्या आएगा? अल्फा कण है। ये अल्फा कण सोने की पतली पन्नी, ये तो हो गई आपकी सोने की पतली पन्नी, ठीक है। ये जो आपको ब्लू लाइन में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस पर जैसे ये हो गए आपके अल्फा कण, ये हो गए आपके अल्फा कण भाई। अब देखो ये अल्फा कण इस पर है, तो ये अधिकांश अल्फा कण तो क्या होगा, सीधे निकल गए इस प्रकार से। अब कुछ एक अल्फा कण जैसे एक दो को इधर ऐसे दिखा दो, इस प्रकार से दिखा दो, ठीक है। ये हो गए आपके अविक्षेपित अल्फा कण, अविक्षेपित अल्फा कण। और ये हो गया आपके विक्षेपित अल्फा कण, विक्षेपित अल्फा कण। और ये है जो आप ये ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हो गया आपका ZnS, जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन, वर्ताकार स्क्रीन। ये आपका डायग्राम हो गया सवर्ण प्रयोग का। अब इसको समझना भाई, रदरफोर्ड ने क्या किया, ये जो सोने की पतली पन्नी है, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या करवाई? बौछार करवाई। तो जिससे ये अल्फा कण क्या हो गए? प्रकीर्णित हो गए। देखो इधर आपको दिखाई दे रही है, कुछ अल्फा कण क्या हो गए? प्रकीर्णित हो गए। अल्फा कण क्या हो गए? प्रकीर्णित हो गए। ये अल्फा कण क्या हो गए? प्रकीर्णित का मतलब बिखर गए। प्रकीर्णित का मतलब क्या हो गया, जैसे इस प्रकार से अल्फा कण आ रहे थे, तो वो क्या हो गए? बिखर गए। तो ये अल्फा कण क्या हो गए? बिखर गए, प्रकीर्णित। अब इन प्रकीर्णित अल्फा कणों को किन पर टकराया? इनके चारों तरफ क्या कर दिया, देखो ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या हो गया आपका? जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन हो गई। क्या हो गई? जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन हो गई। तो परकिरणित अल्फा कणों को जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन पर टकराया।
तो जिस जिस स्थान पर ये अल्फा कण टकरा रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टकरा है इससे, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, स्फूर्दीप्ति। क्या उत्पन्न हुई, स्फूर्दीप्ति। हर जगह क्या उत्पन्न हुई, स्फूर्दीप्ति मतलब चमक, फ्लैश उत्पन्न होती है। फ्लैश तो जानते हो ना, चमक, स्फूर्दीप्ति उत्पन्न होती है। तो ये तो क्या था, रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग क्या है, तो इसके बारे में क्या लिखोगे, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर, जिसकी मोटाई कितनी थी, 10⁻⁷ मीटर, याद रखना, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई, बॉम्बार्डमेंट करवाया, बमबारी, बौछार करवाई, जिससे वो अल्फा कण क्या हो गए, परिकीर्णित हो गए। इन परिकीर्णित अल्फा कणों को किस पर टकराया, जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन पर टकराया। अब जैसे ही ये परिकीर्णित अल्फा कण जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन पर टकराएंगे तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है भाई। क्या उत्पन्न होती है, चमक। जिस जिस स्थान पर क्या अल्फा कण टकराएंगे वहां पर क्या हो जाएगी, चमक उत्पन्न होगी, फ्लैश उत्पन्न होगी। तो ये तो आपका क्या होगा, रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग क्या है, तो इसमें ये लिखोगे कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई, जिससे अल्फा कण क्या हो गए, परिकीर्णित हो गए। इन परिकीर्णित अल्फा कणों को जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन पर टकराया, जिससे क्या है, स्फूर्दीप्ति उत्पन्न हुई। उसके पश्चात आप ये डायग्राम बनाकर आओगे। ये डायग्राम बनाकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। ये डायग्राम आप बनाकर आओगे, ठीक है। अब इसके पश्चात ये प्रयोग करने के पश्चात उसने क्या देखा, प्रेक्षण। हेडिंग क्या आपने, प्रेक्षण। भाई रदरफोर्ड ने क्या, प्रेक्षण का मतलब देखना, क्या प्रेक्षण देखा, क्या किया, क्या देखा। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा, आप जानते हैं, देखो इधर मैंने ये अल्फा कण आ रहे थे, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इधर इस जगह सीधे निकल रहे हैं। तो पहला प्रेक्षण क्या होगा, नंबर 1 कि अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश मतलब बोले तो 90%, 90% अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। क्या हो गए भाई, सीधे निकल गए। पहला परीक्षण ये था, रदरफोर्ड ने पहला परीक्षण क्या बताया था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब वो जिस इस ऐसे अल्फा कणों को डाला तो वो अल्फा कण इसी रास्ते में निकल गए सीधे, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आई, ठीक है। तो पहला परीक्षण तो हो गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। नंबर 2, अब आपको देखें कुछ जो ब्लू कलर की लाइन है उसको मैंने सीधे रास्ते में नहीं, टेढ़ी मेढ़ी कर रखा है इसको, मतलब कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण, हाँ भाई कुछ का बोले तो लगभग 10%, 10% अल्फा कण क्या हो गए, विक्षेपित हो गए भाई। क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। विक्षेपित बोले तो वो क्या है, इस प्रकार सीधे रास्ते में आ रहे थे, लेकिन वो क्या होगा, टेढ़े हो गए, इस प्रकार से फिर से चले गए, तो वो क्या होगा, विक्षेपित हो गए। क्या हो गए, विक्षेपित। तो कुछ अल्फा कण, लगभग 10% अल्फा कण क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। ठीक है भाई, 2 समझ आ गए, आसान है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है भाई। तीसरा देखना भाई, जब उसने 20,000 अल्फा कण डाले, रदरफोर्ड ने क्या किया, 20,000 अल्फा कण डाले। किस पर डाले, 20,000 अल्फा कण, सोने की पतली पन्नी पर डाले। तो 20,000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण क्या हो जाता है, वापस 180 डिग्री के कोण पर आ जाता है। मतलब ये अल्फा कण यहाँ से आ रहा है, तो एक अल्फा कण है 20,000 में से पुनः इसी तरफ वापस लौट जाता है। मतलब वो अल्फा कण मैंने इस प्रकार डाला 20,000 में से, तो इस तरफ आ रहा है, तो उसमें से एक अल्फा कण वो वापस मेरी तरफ इसी तरफ वापस आ जाएगा। तो वो क्या हो गया, 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गया। 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो ये क्या थे रदरफोर्ड के स्वर्ण प्रयोग के परीक्षण। परीक्षण मतलब उसने क्या देखा, जब ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने क्या देखा, रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। अब इसको क्या पता चला कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रदरफोर्ड को कैसे पता चला कि ये अल्फा कण सीधे निकल गए। तो बता रहा था ना भाई कि ये जो परिकीर्णित अल्फा कणों को जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन पर टकराया, तो जिस जगह ज्यादा चमक उत्पन्न हो रही थी, इसका मतलब कहते हैं वो अल्फा कण उधर ही
ज़्यादा गए हैं, तो वो अल्फा कण कहाँ ज़्यादा, मतलब स्फुरदीप्ति कहाँ उत्पन्न हो रही थी ज़्यादा, इस जगह ज़्यादा स्फुरदीप्ति उत्पन्न हो रही थी, तो अल्फा कण ज़्यादा यहीं आए, ज़्यादा लगभग कितने, 90%। तो पहला प्रश्न क्या हो गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए भाई, 90% अल्फा कण वो क्या हो गए, सीधे निकल गए। दूसरा कौन सा, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, मतलब कुछ अल्फा कण वो सोने की पतली पन्नी से टकराए और क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, मतलब एक इस दिशा में आ गया, एक इस दिशा में आ गया, कुछ एक इस प्रकार से चले जाते हैं। तो लगभग 10% अल्फा कण क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। विक्षेपित का मतलब क्या है, वो जिस रास्ते में जाए तो वो क्या करते हैं, फिर अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। तीसरा, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण है वो 180 डिग्री के कोण पर पुनः लौट आता है, मतलब यदि वो अल्फा कण इस दिशा से आ रहा है, इस दिशा से सोने की पतली पन्नी पर टकराया, इससे टकराकर वापस पुनः इसी दिशा में आ जाता है। तो 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः 180 डिग्री के एंगल पर आ गया, तो वो क्या हो गया आपका, इसके परीक्षण हो गए भाई। ये रदरफोर्ड के सड़पत्र प्रयोग के क्या हो गए, 3 परीक्षण। कौन सा, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, नंबर 2 कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए, नंबर 3 20,000 में से एक अल्फा कण है वो पुनः 180 डिग्री के कोण पर लौट आया। तो ये 3 परीक्षण है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, रदरफोर्ड का सवर्णपत्र प्रयोग क्या है। तो जो कुछ समय पहले मैंने बताया था वो लिखना, रदरफोर्ड का सवर्णपत्र प्रयोग क्या था। रदरफोर्ड का सवर्णपत्र प्रयोग ये था ना कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, जिससे अल्फा कण परिकिणित हो गए। इन परिकिणित अल्फा कणों को जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार स्क्रीन पर टकराया, जिससे स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। तो ये तो चलो इसमें लिख दोगे रदरफोर्ड का सवर्णपत्र प्रयोग में। फिर पूछेगा इसके परीक्षण लिखिए, तो ये 3 परीक्षण लिखाए हैं भाई मैंने आपको। 3 परीक्षण बताए, कौन कौन से, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए, और 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण पुनः 180 डिग्री के कोण पर लौट आए। तो ये इसने परीक्षण देखे, परीक्षण का मतलब देखना। अब उसको देखकर इसने निष्कर्ष क्या निकाला, भाई निष्कर्ष किससे निकलेगा, हम आंखों देखे वो ही चीजें बड़ी तो निष्कर्ष निकालते हैं। कोई भी घटना होती है तो घटना को देखने के पश्चात ही उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो रदरफोर्ड ने ये घटना देखी, इस घटना को देखने की, 3 घटनाओं को देखने के पश्चात इसने क्या देखा, निष्कर्ष निकाला। और भाई वो क्या निष्कर्ष निकाला वो देखते हैं अभी। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब देखना निष्कर्ष। अब देखो भाई अगला बात है आपका निष्कर्ष कि क्या निष्कर्ष निकला। तो नंबर 1, तो पहला निष्कर्ष ने देखा कि आप जानते हैं कि 90% अल्फा कण सीधे निकल गए। तो सीधे कब निकलेंगे अल्फा कण, सिंपल सी बात है कि भाई उस परमाणु में जो बीच का स्थान है वो क्या होगा, खोखला होगा। भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, एक कागज का गत्ता लोगे, उसके बीच के स्थान में क्या रखना, खोखला कर देना, इसके बीच में मतलब कुछ गत्ता नहीं, उसको खोखला कर देना, उसको बीच से फाड़ दोगे आप। फिर इसमें से टॉर्च से प्रकाश डालोगे तो वो प्रकाश है वो सीधा निकल जाएगा आगे की तरफ, आगे निकल जाओ आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब है वो प्रकाश आगे कब निकल रहा है, जब वो बीच का स्थान क्या है, खोखला, तभी वो देखेंगे। इसी प्रकार से रदरफोर्ड ने भी इसी प्रकार से निष्कर्ष निकाला कि यदि भाई 90% अल्फा कण सीधे निकले तो इसका मतलब क्या, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है भाई, खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है। भाई परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होगा, वो बीच से खाली होगा, तभी तो वो अल्फा कण सीधे निकलेंगे ना, अन्यथा तो वो अल्फा कण से टकरा कर इधर उधर विक्षेपित हो जाते, लेकिन विक्षेपित नहीं हुए थे। तो पहला क्या था, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। क्यों, इसको कैसे पता चला कि खोखला, क्योंकि भाई 90% अल्फा कण क्या थे, सीधे निकल गए थे। 90% अल्फा कण क्या थे, सीधे निकल गए थे। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। ये इसका पहला निष्कर्ष था रदरफोर्ड का कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसीलिए 90% अल्फा कण क्या हो गए थे, सीधे निकल गए थे। फिर नंबर 2, अब कुछ अल्फा कण है वो विक्षेपित हुए, आपको पता है। दूसरा प्रश्न क्या था कि कुछ अल्फा कण क्या है, विक्षेपित हुए थे। क्या हुए थे, विक्षेपित। तो विक्षेपित कैसे हुए, क्यों हुए, विक्षेपित कब होंगे, या तो उस पर कोई प्रतिकर्षण बल लगा होगा, कोई ऐसा कुछ हुआ होगा कि उस पर कोई विरुद्ध
कार्य कर रहा होगा, कोई विरुद्ध बल लगा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा होगा अल्फा कणों पर। भाई अल्फा कण विक्षेपित कैसे हुए, जैसे अल्फा कण सीधे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, अब यदि इनके ऊपर कोई विरुद्ध बल लगेगा तो ये क्या होगा, अल्फा कण इस दिशा में जाएगा ना इस दिशा में जाएगा, कोई ना कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो इसमें दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो, इसका मतलब अल्फा कणों पर क्या लगा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा होगा। क्या लगा होगा, प्रतिकर्षण बल। अब आप यहाँ एक बात याद रखना, जो अल्फा कण है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। ये हीलियम की बात कर रहा है, हीलियम की, हीलियम के जो अल्फा कण है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अल्फा कण है, अब आप जानते हैं कि परमाणु के बीच में कौन पाया जाता है, जैसे ये आपका एटम है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, नाभिक। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जब ये अल्फा कण यहाँ से गुजरेगा, इस नाभिक में से गुजरेगा, तो आप जानते हैं कि अल्फा कण भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर नाभिक पर भी पॉजिटिव चार्ज है, कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, सम्मान सम्मान को क्या करता है भाई, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्या होगा, अल्फा कण क्या होगा, प्रतिकर्षित। तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। कैसे, क्योंकि भाई अल्फा कण है वो प्रतिकर्षित हुए, तो प्रतिकर्षित क्यों हुए, तो इसका सिंपल सी बात है कि भाई अल्फा कण धनावेशित होता है, तो इसका मतलब है कि परमाणु के बीच वाले स्थान में भी कोई धनावेशित कण होगा, और वो धनावेशित कण कौन सा होता है, आपका प्रोटॉन होता है। कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है। तो कुछ अल्फा कण क्या हो गए थे, प्रकीर्णित हुए थे, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, नाभिक, और नाभिक में भी क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। ये इसका दूसरा निष्कर्ष था। ठीक है, तो कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हुए, इसका मतलब क्या है कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन पाया, कोई धनावेशित कण पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इस वजह से कुछ अल्फा कण क्या हो गए थे, प्रकीर्णित हो गए थे। क्या हो गए थे, प्रकीर्णित हो गए थे भाई। एक सेकंड रुकना भाई, पानी भी लेता हूँ। फिर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब जो ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का आयतन, भाई प्रोटॉन तो ये नाभिक तो यहाँ पर है, तो इस नाभिक में भी प्रोटॉन है, या इस नाभिक का आयतन है वो इस परमाणु के आयतन से क्या है, बहुत ही कम है। आपको भी पता है, देखो भाई ये परमाणु ने तो इतना स्थान घेर रखा है, जबकि इस नाभिक ने तो इतना सा स्थान घेर रखा। तो तीसरा निष्कर्ष क्या था कि परमाणु का आयतन है वो प्रोटॉन के आयतन से ज्यादा था, या फिर नाभिक का आयतन है वो प्रोटॉन के परमाणु के आयतन से क्या है, कम है। भाई परमाणु का आयतन कितना होगा, लगभग 10 की घात -10 मीटर, या इसका व्यास की बात करें, आयतन मतलब वो परमाणु कितना स्थान घेरता है। तो परमाणु ने तो इतना स्थान घेर रखा है, जबकि इस नाभिक ने कितना स्थान घेर रखा है, 10 की घात -15 मीटर, इसका व्यास इतना होगा। अब आप तो कहोगे कि सर 10 की घात -15 मीटर, ये तो बड़ा हो गया, तो होना तो ये चाहिए था कि इस नाभिक का स्थान तो 10 की घात -10 से कम होना चाहिए। तो भाई ये माइनस में है, याद रखना ये माइनस में है, तो माइनस में कम हो रहा है, ये कहीं ज़्यादा मत कर देना। आप घात 15 देखोगे तो कि 10 से तो ज़्यादा 15 होता है। ये बेटा यहाँ पर मैंने माइनस चिन्ह लगाया, तो इसका मतलब माइनस क्या है, कम में है, ये माइनस में क्या है, कम है ये, इस चीज़ को याद रखना। तो नाभिक का आयतन तो कितना होगा, ये तो होगा न्यूक्लियस का आयतन, जबकि ये किसका होगा, एटम का। तो तीसरा निष्कर्ष ये था कि नाभिक का आयतन है वो परमाणु के कुल आयतन से क्या होता है, कम होता है। इस चीज को आप याद रखें। ये 3 निष्कर्ष निकाले रतरफोर्ड। कौन सा, पहला निष्कर्ष कहता है परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। इस बात को पता कैसे चला, क्योंकि अधिकांश भाग खोखला होता है, तभी तो वो 90% अल्फा कण सीधे निकले थे भाई, तभी उसको पता चला था। फिर दूसरा, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षित हुए, तो इसका मतलब विक्षेपित, इसका मतलब उस अल्फा कणों पर क्या लगा होगा, प्रतिकर्षण बल। अब ये बात आपको पता है कि अल्फा कण धनावेशित होता है, तो धनावेशित होता है तो इसका मतलब उसके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में भी कोई धनावेशित कण होगा, तो वही धनावेशित को प्रतिकर्षित करेगा। तो धनावेशित कण कौन था, प्रोटॉन था। तो परमाणु के केंद्र में कौन पाया जाता है, नाभिक, जिसमें कौन पाया जाता है, प्रोटॉन। इस प्रोटॉन ने अल्फा कण को क्या कर दिया था, विक्षेपित कर दिया था। फिर तीसरा क्या था, ये जो नाभिक है इसका आयतन, भाई नाभिक ने तो इतना सा स्थान घेर रखा, जबकि परमाणु ने इतना स्थान घेर रखा है, तो क्या हुआ, ज्यादा स्थान किसने घेर रखा है, परमाणु ने, और कम स्थान किसका है, नाभिक का। ठीक है, तो नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से क्या होता है, कम होता है भाई। क्या होता है, कम होता है। तो ये 3 निष्कर्ष निकाले भाई इसने, किसके, रदरफोर्ड के क्षणपत्र प्रयोग में रदरफोर्ड ने ये 3 निष्कर्ष निकाले।
अब इन तीनों निष्कर्षों को देखने के पश्चात रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया। तीनों निष्कर्षों को देखने के पश्चात रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया। वो नया मॉडल क्या था? उसके अनुसार क्या था? उसके अनुसार क्या था? उसके अनुसार क्या था कि परमाणु है, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? इन तीनों निष्कर्षों को देखकर इसने अपना नया मॉडल बनाया, जिसके अनुसार क्या था? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। और नाभिक में क्या पाया जाता है? धनावेशित कण प्रोटॉन होता है। कौन होता है? धनावेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है। ये पहला इसने फिर से दे दिया अपना मॉडल कि परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है, जिसमें कौन पाया जाता है? धनावेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है। जिसने अपना एक पहला मॉडल और दे दिया, पहला नियम दे दिया, या पहला प्रेक्षेपण, या पहला कुछ भी मान लो आप भले इसको, वो दे दिया। इन निष्कर्षों के आधार पर देखिए कि परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है, जिसमें क्या है? धनावेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है। फिर दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है भाई। क्या होता है? खोखला। इस परमाणु के अधिकांश भाग में बीच में क्या पाया जाता है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये तो आप जानते हैं ना भाई, जैसे ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है, जिसमें ये मैंने इधर प्रोटॉन, इधर न्यूट्रॉन। ये इसके बाहर की तरफ जो ये वर्ताकार से जो आपको पथ दिखाई दे रहा है, इसमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा इसने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसमें नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। वर्ताकार पथ में कौन चक्कर लगाता है भाई? इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं। ये दूसरा बता दिया। फिर तीसरी बात ये बताइए कि परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है आपका? विद्युत उदासीन होता है। ये लो भाई, परमाणु आपका क्या हो गया? विद्युत उदासीन। उदासीन कैसे हुआ? सिंपल सी बात है, यदि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, और प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज। तो ये कब होंगे? तो परमाणु में जितने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उतने ही कम से कम क्या पाए जाएंगे? इसमें धनावेशित प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे? उतने ही धनावेशित प्रोटॉन। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक वैसे एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि ये कोई परमाणु है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो सिंपल सी बात है, इसमें कितने पाए जाएंगे? 2 ही प्रोटॉन पाए जाएंगे। 9th क्लास की बात है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि किसी तत्व में जितने परमाणु क्रमांक होता है, उतने ही तो उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। उतने ही उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कार्बन की, किसकी? कार्बन की। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इसमें 6 तो प्रोटॉन होते हैं, 6 तो प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो प्लस चार्ज भी बराबर है माइनस चार्ज भी हो रहा है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। तो ये क्या बन जाए? कोई भी परमाणु वो विद्युत उदासीन होता है। कैसे? क्योंकि उस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उतने ही क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो ये बात याद रखना कि परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ये इन निष्कर्षों के आधार पर 3 पॉइंट देते। दोबारा बता देता हूँ वो 3 पॉइंट हैं। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? नाभिक। और नाभिक में भी कौन पाया जाता है? धनावेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर इसने पहली बात बताई। दूसरी बात कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है भाई? परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला, जिसमें नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता रहता है? इलेक्ट्रॉन। तीसरा बताया कि परमाणु क्या होता है भाई? विद्युत उदासीन होता है। कौन होता है? विद्युत उदासीन होता है भाई। कैसे पता किया? क्योंकि यदि किसी परमाणु में जितने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, तो कम से कम उतने ही क्या होंगे? धनावेशित प्रोटॉन होंगे, तभी तो वो परमाणु विद्युत उदासीन होगा। अन्यथा विद्युत उदासीन कैसे बनेगा भाई? तो ये 3 बात और बता दी इस रदरफोर्ड ने। अब एक बात और बता देता हूँ, निष्कर्ष के बाद कमियां भी आती है, तो कमियां की चर्चा बाद में करेंगे भाई। इससे पहले एक बात और बता देता हूँ। ये तो मैंने दूसरा बताया ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड का जो शरणपत्र परिवर्तन है वो किससे मिलता है? सौर मंडल से मिलता है भाई। किससे मिलता है? सौर मंडल से मिलता जुलता है। रदरफोर्ड का जो शरणपत्र परिवर्तन है वो सौर मंडल से मिलता जुलता है। कैसे? आप जानते हैं कि सौर मंडल में सूर्य होता है भाई।
और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ग्रह चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते? मतलब वो सूर्य क्या हो गया? नाभिक हो गया। सूर्य क्या हो गया? नाभिक। और वो ग्रह क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन, जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर। तो उसी प्रकार भाई इसमें भी, परमाणु में भी ये नाभिक होगा, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना जो सौरपत्र प्रयोग है वो सौरमंडल से मिलता जुलता है कि नहीं है? तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि रदरफोर्ड का सौरपत्र है वो सौरमंडल से मिलता जुलता है, क्यों? तो आप बताओगे कि सौरमंडल में सूर्य होता है, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमाणु में नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं भाई। इसलिए ये क्या? सौरमंडल से मिलता जुलता है। तो ये हो गए इसके निष्कर्ष। परीक्षण बता दिया आपको, निष्कर्ष बता दिए, निष्कर्षों के आधार पर ने नया मॉडल प्रस्तुत किया, उसके बारे में बता दिया। अब पढ़ेंगे कमियां। कहा था ना कि हर नियम की कोई ना कोई कमियां होती है, तो इस नियम की भी कुछ ना कुछ कमियां थी। तो देखो भाई इसकी कमियां क्या है। हाँ भाई, आपको बोला था ना चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों पश्चात आपकी क्या होगी? लाइव क्लास स्टार्ट होगी यूट्यूब चैनल पर। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जो है कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आपको क्या फ़ायदा था? हमको होगा, लेकिन आपको भी फ़ायदा ये होगा भाई, आपको लाइव क्लास फेस टू फेस, जिस प्रकार हम क्लास में फेस टू फेस पढ़ते हैं वहीं भी आप लोग मेरे को लाइव देखोगे, फिर हम पढ़ेंगे। कुछ टाइम पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आएगा। अब देखो भाई कमियां देखते हैं। इसकी कमी, इस भाई साहब ने क्या गलतियां की थी। पहली कमी इसकी ये थी भाई कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। पहली कमी क्या थी कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड। पहली कमी याद रखना, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, ये इसकी पहली कमी है। दूसरी कमी, इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी। तीसरी कमी बताओ। तीसरी कमी को समझना भाई। एक वैज्ञानिक आता है मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या बताया, एक बार दोबारा देखना, मैं बता रहा हूँ। ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन दिखा रहा हूँ चलो, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तब तक ही चक्कर लगाया जब इसके पास ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। भाई इलेक्ट्रॉन हम चारों तरफ चक्कर कब काटते हैं, काम कब करते हैं? जब अपने पास ऊर्जा होती है। अरे जब अपने पास ऊर्जा नहीं होगी तो हम एक जगह स्थायी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? तो ठीक उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसके पास ऊर्जा होती है, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना कि इसकी ऊर्जा खत्म होगी। तो इसकी ऊर्जा खत्म होने के पश्चात इसको, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर आ जाना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नाभिक के अंदर नहीं आता है। इस बात की व्याख्या कौन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड है। भाई मैक्सवेल ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा में हानि होगी। क्या होगी? इसकी ऊर्जा में क्या होगी? हानि होगी। तो इसकी ऊर्जा में हानि होगी, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर समा जाना चाहिए था, नाभिक के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं आता है। तो इस बात को कौन नहीं समझा पाया? आपका रदरफोर्ड। भाई इस प्रकार से जैसे आपका नाभिक हो गया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा? चक्कर। तो इसकी ऊर्जा खत्म होगी, इसकी ऊर्जा खत्म होने पर इसको क्या है? इलेक्ट्रॉन को किस में आ जाना चाहिए था? इस नाभिक के अंदर समा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तो बेचारा चारों तरफ इसके चक्कर काटता रहता है पागलों की तरह, नाभिक के अंदर कभी नहीं आता, वो कभी रेस्ट नहीं करता, चारों तरफ क्या करता रहता है? चक्कर काटता रहता है। लेकिन मैक्सवेल ने कहा था कि इसकी ऊर्जा में कमी होती है, कमी होने से इसको नाभिक के अंदर समा जाना चाहिए था, लेकिन वो समाता नहीं है। क्यों? तो इस बात की व्याख्या कौन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड का सौरपत्र प्रयोग नहीं कर पाया भाई। तो ये था आपका रदरफोर्ड का सौरपत्र प्रयोग। अब एक बार दोबारा सुन लो, इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? इससे क्वेश्चन ये पूछेगा रदरफोर्ड का सौरपत्र प्रयोग क्या है।
इसके प्रेक्षण निष्कर्ष और कमियां लिखिए। तो ये पूछा इसके 2 प्रेक्षण 2 निष्कर्ष और 2 कमियां लिखिए। तो आपको इतना कुछ बताना है इसमें, रदरफोर्ड के स्वर्ण प्रयोग में इतना कुछ बताना होगा आपको, तब जाकर आपको बोर्ड में पूरे अंक मिलेंगे। और इस बार इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज भी हैं, इस साल इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब अगला टॉपिक देखते हैं भाई। तो मैक्सवेल की जो रदरफोर्ड की जो ये कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए अब एक नया भाई साहब हो रहा है, इसने अपना नया ढूंढ दिया। वो कौन था नया साइंटिस्ट? नील्स बोर था। कौन था? नील्स बोर। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसने क्या बताया? कौन था? नील्स बोर। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया तो किसके आधार पर दिया? भौतिकी के क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर। किसके आधार पर? ये याद रखोगे, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर या क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर इसने अपना एक नियम दिया। इसको याद रखो, किसके आधार पर दिया? क्वांटम के आधार पर, क्वांटम थ्योरी। ये जो बहुत आगे की बातें हैं, पर इतना याद है क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर इसने अपना एक मॉडल दिया था। तो इसके क्या थे? अच्छा एक बात, इसने जो नील्स बोर ने किसके लिए दिया था अपने जो परमाणु मॉडल, सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही दिया था। किसके लिए दिया था? हाइड्रोजन एटम के लिए ही दिया था। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नील्स बोर ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही दिया था। इस चीज को आप याद। अब नील्स बोर के जो मुख्य अभिग्रहित है वो क्या? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? ये अगर नील्स बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिग्रहित लिखिए, निम्न बिंदु लिखिए, कुछ भी पूछ लेगा वो आपसे। तो क्या है पहला बिंदु या पहला पॉइंट? तो वही था जो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन, जिसमें कौन पाया जाता है? धनावेशित प्रोटॉन पाया जाता है। ये याद रखना भाई, इसका पहला मुख्य अभिग्रहित ये था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये इसका कौन, ये बात किसने बताई थी? नील्स बोर ने बताई थी। अब दूसरा क्या बताया था भाई इसने? दूसरा क्या बताया था? तो दूसरा इसने ये बताया था कि परमाणु होता है, जैसे ये देख लो इधर, ये इसका नाभिक हो गया, ठीक है, इसमें प्रोटॉन दिखा रहा हूं मैं। तो क्या है, परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं? वर्ताकार में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये कुछ वर्ताकार पथ, देखो ये वर्ताकार पथ दिखा रहे हैं, इसी प्रकार से और इधर और पाए जाते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसके चारों ओर वर्ताकार पथ में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये तो आप जानते हैं, 9th क्लास की बातें, बहुत पहले की बातें हैं। तो ये इसका दूसरा बिंदु था। पहला बिंदु था परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होता है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वर्ताकार पथ में क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर कुछ चक्कर लगा रहे हैं। तो ठीक है, अब देखो ये पहला जो मैंने ये गोला बनाया, इस गोले का केंद्र कौन सा हुआ? ये नाभिक यही तो है ना। इस दूसरे गोले का केंद्र कौन सा? इसका भी यही है, मतलब सकेंद्रित। ये जो वर्ताकार पथ है, हर एक वर्ताकार पथ का केंद्र होता है और उसका उन सबका केंद्र क्या होगा? नाभिक होगा। क्या होगा? नाभिक। तो नील्स बोर ने क्या बताया? नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उस वर्ताकार पथ को क्या बोलते हैं? या तो कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोष। कोष को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सेल। एक सेल ये भी होता है भाई, CELL, ये कोशिका होती है। एक फिजिक्स में भी चलता है आपका सेल, जो घड़ी की बैटरी में डालते हैं ना, वो सेल, वो अलग होता है। एक सेल वो भी होता है बेचना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कोष की बात ऐसे कर लेती है, क्या था? कोष। तो इन वर्ताकार पथ को या तो हम कोष बोल सकते हैं, या फिर कक्षा बोल सकते हैं, या फिर ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन वर्ताकार कक्षाओं को क्या बोलते हैं? कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस चीज को याद रखना। इलेक्ट्रॉन
जिन ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं उन ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं? कोष कक्षा या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये कोष कक्षा ऊर्जा स्तर इनका मान क्या होता है? पूर्णांक होता है भाई। कौन क्या होता है? ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक बोले तो 1 2 3 4 क्या होते हैं? पूर्णांक। तो दोबारा सुन लेना, ये इलेक्ट्रॉन जिस वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोष कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। अच्छा, इन कोष कक्षा ऊर्जा स्तर इनको डिनोट किससे करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखोगे भाई। ठीक है, अब ये एन है, एन का मान क्या होता है? पूर्णांक होता है। एन बोले तो कोष का मान क्या होता है? हमेशा पूर्णांक होता है, जिसको मैंने 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया। याद रखना इसको। अब एक बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझना दोबारा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसको समझना। ये तो हो गया आपका नाभिक प्रोटॉन, ये इसकी हो गई पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा, ये हो गई तीसरी कक्षा। ठीक है, इनमें सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका नाभिक, ये हो गया आपकी पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा, और ये लास्ट में हो गई तीसरी कक्षा। ठीक है, तो मैंने कहा कोष को एन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये है इसके लिए मान, एन का मान कितना होगा? 1, क्योंकि ये भाई ये नाभिक के नजदीक जो वर्ताकार पथ वो कौन सा? पहली कक्षा हो गया। फिर इसके लिए इसके लिए एन का मान कितना होगा? 2। कितना हो गया? 2। और इसके लिए कितना होगा? 3। इसी प्रकार और होगा तो 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। ठीक है, ये कोष इनको एक शब्द 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक वाले को क्या बोलेंगे? के, 2 वाले को एन, 3 वाले को एम, और चौथे वाले को एम, इनसे भी प्रदेश करते हैं। इनको क्रम से के एल एम एन भी बोलते हैं। मतलब ये था आपका के कोष हो गया, ये एन, ये एम, ये हो गया। आ रहा है समझ में? ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा है कि इन कोष को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन का मान हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है, जिसको हम 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको हम क्रम से के एल एम एन से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे इन कोष का मान बढ़ता जाता है, जैसे ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, तो इन कोष का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे इस कोष का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कोष है, देखो भाई ये नाभिक है, ये पहला कोष है, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो इतनी सी है। फिर दूसरे कोष में और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ी, तो जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दूरी भी तो बढ़ रही है, तो ये तीसरी हो गई। तो जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। भाई दूरी किसके मध्य देखेंगे? नाभिक और इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसके ये रहा, इसका ये रहा। तो जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, और ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो जो सबसे नजदीक जो कोष होता है, जो पहला कोष होता है, जो पहली कक्षा होता है, उसकी ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। इसको भी याद रखना भाई आप। तो ये अगला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए भाई। पहला पॉइंट, परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होता है। दूसरा क्या बताया मैंने कि इसे जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या था? ये जो वर्ताकार पथ है उसको हम क्या बोलते हैं? कोष कक्षा या ऊर्जा स्तर बोलते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। बताया था ना मैंने। फिर जैसे जैसे इन कोष का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। चौथा भी हो गया, अब पांचवे की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इसको तो डायरेक्ट याद रखना। ये हाई लेवल की बात है लेकिन यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रॉन क्लास समझा देंगे। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो किसके बराबर होता है? mvr बराबर h/2π, h/2π। जब इसके बराबर हो गया इसका गुणक होगा। बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर h/2π के बराबर होता है या इसका गुणज होता है। अब यहाँ पर इतना समझ लो कि m क्या होता है? m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या होती है? त्रिज्या, रेडियस, परमाणु की त्रिज्या। r कहते हैं रेडियस, त्रिज्या होती है। h क्या होता है? प्लांक स्थिरांक। h क्या होता है? प्लांक स्थिरांक। ये लेंथ क्लास में आपको बता देंगे। बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है mvr बराबर h/2π का गुणज होता है या इसके बराबर होता है।
ये इसका 5वां पॉइंट। अब इसका एक लास्ट पॉइंट बता दो। अच्छा एक पॉइंट और देख लो। मेरे एक्सपेरिमेंट ने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसकी ऊर्जा कमी होती है, तो ऊर्जा में कमी होने पर उसको नाभिक में आ जाना चाहिए था, पर वो आता नहीं है। लेकिन नील्स बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में ही चक्कर लगाएगा, इसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसकी ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर ही लगाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, वो लगातार इसके चारों ओर क्या लगाता रहेगा, चक्कर लगाएगा। तो ये 6ठी बात हो गई आपकी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहेगा, इसकी ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती है। अब इसका लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं साथ में, ध्यान से देखना इसको। लास्ट है इसका 7वां पॉइंट, वो देखना। ये आपका नाभिक, ये पहली कक्षा होकर ये दूसरी, इन दो की बात कर रहा हूँ मैं, 2 कक्षाओं में। ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपकी हो गई निम्न ऊर्जा स्तर मान लो इसको, तो इसको तो पहली कक्षा तो क्या होगी, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये हो गया आपका उच्च ऊर्जा स्तर, दूसरे को मान लो आप उच्च ऊर्जा स्तर मान लो, ठीक है। इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यदि ये निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन यदि इसने ऊर्जा को गेन कर दिया, देखना याद है ना भाई, ऊर्जा गेन को मैंने इस प्रकार, ये जो एरो का निशान है डायरेक्शन मैंने इस तरफ दिखाया, ये क्या कर रहा है, ऊर्जा को गेन कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा तो उत्तेजित होगा, और ऊर्जा ग्रहण करेगा तो क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। वही बात है भाई, यदि किसी छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे के हमें हमारी बात कर लेते हैं, यदि हमने खाना खाया, एनर्जी है तो हम इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं सारे दिन, लेकिन जब हमारे पास ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम वापस ये जगह स्टेबल बैठते हैं कि नहीं बैठते, स्थायी बैठते हैं कि नहीं बैठते। वही बात यहाँ है, यदि इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ऊर्जा ग्रहण कर ली, तो ऊर्जा ग्रहण करते ही क्या होगा, उत्तेजित होगा, उत्तेजित होकर यहाँ से जंप लगाएगा, कूद जाएगा भाई अगले ऊर्जा स्तर में, जाएगा कि नहीं जाएगा। जो आदमी फुर्तीला था वो तो करता है, ऐसे काम करता है वो फटांगान, ये इलेक्ट्रॉन भी अगले उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। लेकिन यदि वही इलेक्ट्रॉन, ये आपका उच्च ऊर्जा स्तर, ये आपका निम्न, तो यदि वही इलेक्ट्रॉन आपकी ऊर्जा को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा, इस बार ऊर्जा को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। त्याग रहा है इसका मतलब इस बार डायरेक्शन का निशान मैंने बाहर की तरफ दिखाया, इसका मतलब ये ऊर्जा त्याग रहा है, बाहर निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो त्याग रहा है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा खत्म होगी तो ये क्या आ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। तो ये इसके नील्स बोर के कुछ अभिग्रहित थे। तो लास्ट का दोबारा बता रहा हूँ, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और जब यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ये नील्स बोहर का परमाणु मॉडल के कुछ अभिग्रहित, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नील्स बोहर है, इसके मुख्य अभिग्रहित बताइए, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको 7 बताए हैं। तो पहला कौन सा था, दोबारा बताना। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होता है, ठीक है। दूसरा, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन जिस वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं उस वर्ताकार पथ को हम क्या बोलते हैं, कोष कक्षा या ऊर्जा स्तर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कोष कक्षा या ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बताया था, ये कोष कक्षा या ऊर्जा स्तर, इनका हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन का मान हमेशा पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 होता है कि नहीं होता है। ये जो आपका एन 1 है, इसके लिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैसे, एन का मान 2 है तो इसको किससे, एन से, 3 है तो एन से, एन 4 के लिए एन, इससे डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। तो ये याद रखना। तो एन का मान हमेशा पूर्णांक होता है, जिसे 1 2 3 4 क्रम से के एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे जैसे कोष का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। पता चला कि मैंने आपको, जैसे ये देखो दोबारा,
ये प्रोटॉन, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इसका इलेक्ट्रॉन ये, इसका इलेक्ट्रॉन ये। तो देखो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे कोस का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और इनकी ऊर्जा के मान में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। फिर अगला पॉइंट क्या बताता कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, इसको तो डायरेक्ट याद है ना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर h/2 का क्या होता है, गुणक होता है। ये 11th क्लास में समझा जाएगा, वहां आपको पूरा समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो h बराबर mvr बराबर h/2 के बराबर होता है, इसका गुणक होता है। फिर मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता ही रहेगा, इसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये आपका एक अगला पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने, लास्ट पॉइंट ये था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वो उत्तेजित होगा, उत्तेजित होकर वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यदि वही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को वापस त्याग देता है तो त्याग देगा तो वो क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ये इसके क्या हो गए, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के कुछ अभिग्रहित हो गए जो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा। अब भाई इस नियम की भी कोई ना कोई कमी होती है, तो इस नियम की क्या कमियां, देखो भाई इस नियम की कमियां, इसके आपको मैं 2 कमियां बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो किसके लिए दिया गया था, सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया गया था। तो यदि अब कोई ऐसा तत्व है जिसमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, कोई ऐसा तत्व है जिसमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम का एटम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए सही नहीं था, उसको नहीं समझा पाया। मतलब यदि कोई ऐसा तत्व है, ऐसा परमाणु जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस परमाणु की व्याख्या कौन नहीं कर पाया, नील्स बोर नहीं कर पाया। तो ऐसा तत्व है जिसमें 2 से या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो इस बात की व्याख्या कौन नहीं कर पाया, आपका नील्स बोर नहीं कर पाया। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है आपके, कि नील्स बोर है वो 1 से अधिक तत्व वाले 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाया भाई। दूसरी कमी देख लो, दूसरी कमी क्या है, दूसरी कमी ये है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है, सॉरी परमाणु है, परमाणु आपस 2 परमाणु मैंने बताया था, जब 2 ये हाइड्रोजन परमाणु ये हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, H2 अणु का। और इनके बीच में क्या बनता है, रासायनिक बंध बनता है। भाई ये हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ आदान प्रदान करेगा, साझा करेगा, तो इनके बीच में क्या बना, रासायनिक बंध बना। क्या बना, रासायनिक बंध बना। तो ये नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, तो रासायनिक बंध की व्याख्या नहीं कर पाया। ये 2 कमियां हैं इसकी, जिसको आपको याद रखना है कि 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, तो अणु बनाते तो उन दोनों परमाणु के बीच में एक रासायनिक बंध बना, उन रासायनिक बंध की व्याख्या कौन नहीं कर पाया, आपका नील्स बोर नहीं कर पाया। तो ये आपको 4 मॉडल हो गए भाई, ये आपके 4 सिद्धांत हो गए। परमाणु सिद्धांत कौन सा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। तीसरा रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग, और चौथा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये चारों मॉडल है, बड़े ही इजी है, बड़े ही आसान है, बहुत अच्छे हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, याद रखना। एक क्वेश्चन इसमें से आता है आपके, याद रखना, इस यूनिट से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एक बड़ा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन संख्या भी 28 नंबर होती है इसमें। 28 नंबर इसकी क्वेश्चन संख्या होती है, तो 5 नंबर का आएगा। इस यूनिट से आपके अथवा में क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा। अब 5 नंबर का कहाँ से पूछा जाएगा, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये 4 मॉडल याद करते हैं आपके, तो 5 नंबर याद हो गए भाई। बड़ा आसान सा काम है। एक बार फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उतने कीजिए, ताकि कुछ दिनों पश्चात हम आपकी लाइव क्लास दे सकें। धन्यवाद।